हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को पता है कि आरसीडीएफ एग्ज़ाम 2021 की डेट आ गई है। एग्ज़ाम है 24/8/2021 बुधवार को। आप सभी ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। अकाउंट्स पार्ट हम सभी को पता है कि 60% वेटेज रखता है, जिसमें जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, जो ये मेन पार्ट हैं वो हम थोड़ा 7 दिनों के अंदर ब्रशअप करते हैं। तो शुरू करते हैं। आज इनकम टैक्स से शुरू करेंगे हम अपना इंट्रोडक्शन चैप्टर। चलिए शुरू करते हैं गाइस, शुरू करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है एक्ट है वो 1 अप्रैल 1961 से प्रभावी हो गया था हमारे देश में। इसकी कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। जैसे डायरेक्ट टैक्स है, ये एक तरह का प्रत्यक्ष कर है। टैक्स किस पे लगता है? तो टैक्स ऑन इनकम लगता है। आगे इसको विस्तृत रूप में समझेंगे। प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स की दरों में भी बढ़ोतरी होती रहती है। टैक्स असेसी हिमसेल्फ बियर सच टैक्स, मतलब जो टैक्स जिसकी इनकम होती है, जिसका टैक्स होता है, वही उस टैक्स को भरता है। तो आगे चलते हैं। जैसे डायरेक्ट गाइस, हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को 2 भाग में डिवाइड कर दिया। सिंपल से हम समझते हैं कि जिसकी इनकम उसका इनकम टैक्स, मतलब सिंपल है कि जिसका कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पे होगा। तो उसका एग्जाम्पल डायरेक्ट टैक्स का है हमारा इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स जो है वो हमारा एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है। दूसरी इसकी विशेषता यह है कि यह इनकम पर लगता है। यह इनकम टैक्स है वो इनकम पर लगता है, यह डायरेक्ट टैक्स है वो इनकम पर लगता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो गुड्स पर लगता है। ठीक है, और इसमें कराघात और करापात दोनों अलग अलग व्यक्तियों पर होता है, जैसे जीएसटी, ठीक है, कस्टम ड्यूटी, ये सब आपको पता ही है, फिर भी हम इंट्रोडक्शन में ब्रशअप कर रहे हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्स का एक एग्जांपल हम ये ऐसे ले सकते हैं कि एक शैम्पू का पाउच है, आप उस पर देखते हैं कि एमआरपी पीछे लिखा हुआ होता है कि एमआरपी में ब्रैकेट में इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, तो उसमें जीएसटी हमने पे कर दिया है, जबकि वो हमने प्रोडक्ट बनाया नहीं है, हमको टैक्स नहीं देना चाहिए था, फिर भी हम टैक्स दे रहे हैं, तो वो इनडायरेक्टली हम टैक्स दे रहे हैं, हमको पता नहीं होता है, राइट। तो इसीलिए वो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स माना गया है, जबकि इनकम टैक्स है वो एक डायरेक्ट टैक्स है, राइट गाइज। आगे चलते हैं। देखिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत 2 बोर्ड हमारे बने हुए हैं, एक सीबीडीटी और एक सीबीआईसी। ठीक है, सीबीडीटी की फुल फॉर्म क्या है हम देख लेते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जिसके अंतर्गत अपना इनकम टैक्स आता है। इनकम टैक्स का जो भी बोर्ड है वो हमारा सीबीडीटी है, और जो बाकी जीएसटी और कस्टम्स के जो बोर्ड हैं वो सीबीआईसी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। इसकी फुल फॉर्म आप देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। एक नॉर्मल सी बात है कि इनकम टैक्स किस पर लगता है, ठीक है, तो नॉर्मल सा प्रश्न है तो उसका नॉर्मल सा उत्तर है इनकम पर लगता है। अब कौन सी इनकम पर लगता है? तो सैलरी, इन केस ऑफ सैलरीड पर्सन, जो भी जॉब कर रहे हैं वो उनकी सैलरी पे लगेगा, उनकी इनकम क्या है? उनकी सैलरी। ठीक है, अब जो बिजनेस है तो उसकी नेट प्रॉफिट पर, मतलब ग्रॉस टोटल इनकम पर लगेगा। जीटीआई, आगे जीटीआई के बारे में पढ़ेंगे, जीटीआई है क्या, ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं इसे। अब पीरियड, मतलब कितने माह की इनकम पर इनकम टैक्स लगेगा? तो अप्रैल से मार्च, मतलब टोटल 12 मंथ की इनकम पे हमको टैक्स देना होता है। ठीक है, इसको फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं हम। एग्जाम्पल लेते हैं हम, अप्रैल 2020 से मार्च 2021 की जो मेरी सैलरी है, 12 महीने हो गए, तो उसका मैं इनकम टैक्स फाइल कब करूँगा? अगस्त 2021 में, मतलब असेसमेंट ईयर क्या हो गया? 21-22 हो गया। ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया? अप्रैल 2020 से मार्च 2021। क्लियर है? तो जो फाइनेंशियल ईयर है उसका जो असेसमेंट जिस ईयर में हो रहा है उसको हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं। जैसे असेसमेंट ईयर अभी अगस्त 2021 कौन से वर्ष में पड़ रहा है? 21-22, मतलब 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 तक चलेगा। तो 21-22 के अंदर हम फाइनेंशियल ईयर 20-21 का टैक्स भर रहे हैं। तो ये हो गया प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर, और ये हो गया हमारा असेसमेंट ईयर, राइट। चलते हैं आगे। अब कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई, ठीक है, कैसे करते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, और फिर उसके बाद इस पे इनकम टैक्स लगता है। तो पहले ये निकालनी पड़ेगी हमको चीज़, राइट। तो सबसे पहला, इसके 5 हेड होते हैं जीटीआई के निकालने के। पहला होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, चौथा होता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और पांचवा होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। समझते हैं इसको एक एक पॉइंट करके। पहले पॉइंट में है इनकम फ्रॉम सैलरीज। जो व्यक्ति जॉब कर रहे हैं प्राइवेट, गवर्नमेंट, उन सभी की जो भी इनकम है 12 महीने की, अप्रैल से मार्च तक की, वो इनकम फ्रॉम सैलरीज में काउंट होती है गाइस। ठीक है,
अब दूसरा पॉइंट जैसा कि दिख रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब जिसके खुद के स्वामित्व में घर है या फिर कोई प्लॉट है, उससे कोई इनकम आ रही है, रेंटल इनकम आ रही है, वो सभी चीज़ें कहाँ जाती हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चली जाती है गाइस। तीसरी चीज़ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब बिजनेस इनकम है, कोई कंपनी है या फिर कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, उनकी जो भी इनकम है बिजनेस की वो यहाँ आ जाती है। और साथ ही प्रोफेशन भी जुड़ा हुआ है, तो कोई भी सीए है, वकील है, डॉक्टर है, उनकी जो भी इनकम है वो भी इसी हेड में काउंट होती है गाइस। चौथा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कैपिटल गेन नाम से स्पष्ट हो रहा है कि कैपिटल गेन मतलब कैपिटल जो है हमारी, यहाँ पे कैपिटल से संबंधित चीज़ें हैं। जैसे कैपिटल गेन कब होती है, मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे एक प्लॉट को मैंने सेल कर दिया, 5 लाख का प्लॉट लिया था गाइस, और मैंने इसको 6 लाख में बेचा, तो 1 लाख का मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट। तो ये जो प्रॉफिट है वो कहाँ काउंट होगा, कैपिटल गेन में काउंट होगा यहाँ पे, राइट। इसी तरह से कोई एसेट बेच दी मैंने, कोई कंप्यूटर मैंने खरीद रखे थे 50,000 के, और मैंने बेचते समय उसको 80,000 में बेच दिया, तो वहाँ पे भी 30,000 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, राइट गाइज। वो भी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में काउंट होगा। 5वां पॉइंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अदर सोर्सेज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं गाइज। एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमारा सेविंग बैंक पे जो इंटरेस्ट होता है वो हमारी बिजनेस इनकम में काउंट नहीं होगा, ना कि किसी भी हेड में काउंट होगा, वो सिर्फ हमारा अदर सोर्सेज में काउंट होगा। इसी तरह के एफडी पे ब्याज जो होते हैं वो भी अदर सोर्सेज में काउंट होंगे गाइस, ठीक है। इसी तरह हम आगे चलते हैं। अब हम इनकम टैक्स के अंदर हम पढ़ रहे थे कि एडवांस टैक्स क्या होता है गाइस। अब एडवांस टैक्स की लायबिलिटी कब रेज होती है वो हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इंट्रो पढ़ लेते हैं। अब देखिए, जब एडवांस टैक्स की राशि 10,000 या इससे ज़्यादा हो तो एडवांस टैक्स पेमेंट की लायबिलिटी बनती है, ठीक है। 10,000 से कम हो कैलकुलेशन एडवांस टैक्स की तो हमको नहीं भरना है। अब कितना भरना है, 10,000 से मेरा 50,000 आया तो मुझे कितना भरना है। तो इन केस ऑफ बिजनेस आईटीआर में क्या होता है कि हमको 100% भरना है बिफोर 15 मार्च, ठीक है गाइस। 15 मार्च से पहले हमको पूरा 100% भर देना है। इन केस ऑफ अदर केसेस में बिफोर 15 जून हमको 15% भरना है, 17 सितंबर से पहले 45%, बिफोर दिसंबर 15 75%, और 15 मार्च से तो पहले पूरा 100% भरना ही है, ठीक है। तो ये हमको शॉर्ट्स में समझ लेना है। आगे हम इस क्लास को जारी रखेंगे, तो आपको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि हम इसको आगे जारी रखें। थैंक यू गाइस।